नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। मतलब कोई भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस के ऊपर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखा रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है। ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है, और इनको चार्ज कर रखा है। सपोज करो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लोअर प्लेट है उसके ऊपर इतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी क्या होगी माइनस सिग्मा। ठीक है। अच्छा, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं डी। एरिया मान लो प्लेट्स का ए, दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, सेम ही होता है एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स का। तो ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है। अभी शुरुआत में हमने इनको चार्ज कर रखा है तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट। ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दोनों प्लेट्स के बीच में है वो कितना है, उसको मैं ई नोट बोल देता हूँ। ई नोट मतलब इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाद में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देंगे तब कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होगा ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, तो वो हम ई मान लेंगे। तो अभी शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कितना है ई नोट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई नोट इक्वल्स टू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट। मतलब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा होगा वो सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट के बराबर होगा। सिग्मा आप जानते ही हो, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। चार्ज अगर क्यू है इन दोनों प्लेट्स पे, क्यू और माइनस क्यू, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी वो भी लिख देता हूँ। चलो, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई ए, ये भी हम जानते हैं। अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिलहाल वो कितना है वी नोट है मान लो। तो वी नोट का फॉर्मूला क्या होगा ई नोट इंटू डी। आपको बताया था दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, कैपेसिटेंस बताओ। सी इक्वल टू, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपसाइलन नोट ए अपॉन डी। तो इतनी चीज हम इस कैपेसिटर के लिए पहले से जानते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट देखना है अपन को। ठीक है। तो सपोज करो मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, ये कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर है। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेट्स को टच करते हुए पूरा फिल कर दिया एकदम। ठीक है, पूरा पैक है ये एकदम। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा यहाँ पे। तो हमने ये पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज होगा। पोलराइजेशन का मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है यानी न्यूक्लियस का जो सेंटर आप ऐसा बोल सकते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगा तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कौन है इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका जो सेंटर है मतलब वो जो घूम रहे होंगे तो उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ उनके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं पोलराइज होना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया पोलराइज। अब इससे क्या फर्क पड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर देखो कौन से टाइप का चार्ज आ रहा है। जो लोअर सरफेस है ये वाली सरफेस, इसके ऊपर ध्यान से देखो कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऊपर वाली सरफेस को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज था, पहले पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपर सरफेस के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और मान लो इस चार्ज की जो डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा पी। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जैसे प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लेब रख दिया तो स्लेब की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी भी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसको मैंने माइनस सिग्मा पी लिखा है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही लोअर सरफेस के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है
और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसको मान लो प्लस सिग्मा पी, है ना। तो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर इस प्लेट की, मतलब ये जो आप ये बोल सकते हो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, तो ये जो कैपेसिटर है इसकी ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पहले जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी उसमें ये माइनस सिग्मा पी ऐड करो, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेगा। तो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिग्मा में माइनस सिग्मा पी ऐड करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो ये फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो अभी आपको इन प्लेट्स के ऊपर देखने को मिलेगी। लोअर प्लेट पे भी ऐसा ही होगा, पहले इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, माइनस सिग्मा, इसमें ये प्लस सिग्मा पी और ऐड करो, तो अब टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बनेगी, ये बनेगी माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी। और अगर माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिख सकते हो। एक चीज नोटिस करो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्लेट्स के ऊपर पहले थी वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा और माइनस सिग्मा, अब कितनी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, मतलब पहले से बड़ी या कम हुई, कम हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर कम हुई तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों प्लेट्स के बीच में वो भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको ये समझ में आया कि दोनों प्लेट्स के बीच में अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लिख रहा हूं इधर, E इक्वल टू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हो चुकी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ गया। आया समझ में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है ये सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब क्या है, अगर सिग्मा इंक्रीज होगा तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं इसको। सिग्मा सिग्मा पी और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इन तीनों को अपन को ऑब्जर्व करना है। मान लो कि मैंने प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 रखी हुई है, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चार्ज है जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है, इधर नीचे पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डेवलप कर रहा है सिग्मा पी, वो है मान लो 2। सिग्मा पी कभी सिग्मा के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है ना उसके अंदर ये जो पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है, ये कभी भी इस प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके बराबर नहीं होगी, उससे कम ही रहेगी। तो अगर ये 10 है तो ये आ गया अपने पास 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 8 आ गया। अब सपोज करो मैं इन प्लेट्स को ज़्यादा चार्ज कर दूं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने इंक्रीज करके मान लो आपको यहाँ पे कर दी 20। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डबल कर दी मैंने, तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सिग्मा और ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिग्मा अगर इंक्रीज कर दोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ा दोगे, प्लेट्स को ज्यादा चार्ज कर दोगे, तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अब ज्यादा पोलराइज होगा। कितना ज्यादा, डबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डबल कर दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी को डबल करके, तो जो पोलराइजेशन है वो भी डबल हो गया। 2 से अब कितना हो जाएगा, 4। डिफरेंस कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी 16 आएगा। अगर मैं 3 गुना कर दूं सरफेस चार्ज डेंसिटी को 30, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 गुना होने से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना होने से क्या होगा, जो पोलराइजेशन है वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहले से 3 गुना यानी कि 6 हो गया, तो ये आएगा 24। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सिग्मा को इंक्रीज करता जा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं सिग्मा को इंक्रीज करता जा रहा हूं, ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू है ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई क्या, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, जब आप इसको हटाओगे, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लिखते हैं 1/k। k का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनटू आ जाएगा सिग्मा। k क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
एक तो होता है स्मॉल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम के दो जगह यूज करते हैं। कौन कौन सी दो जगह? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की तरह, वो होता है स्मॉल के, और एक होता है कैपिटल के जो कि होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखो, क्या होता है फॉर्मूला? अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अब वो क्योंकि वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो जब आपने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, उस कांस्टेंट को 1/k लिखा जाता है। k का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन नॉट, इसमें सिग्मा माइनस सिग्मा पी को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा अपॉन के, सिंपली। तो अगर मैं इसको सिग्मा अपॉन के लिख दूं, सोचो एक बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई के अपसाइलन नॉट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था दोनों प्लेट्स के बीच में? सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। अब कितना है? सिग्मा अपॉन के अपसाइलन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कितना हो गया? क्या के टाइम्स डिक्रीज हो गया क्या? क्योंकि के अपॉन में आ रहा है, के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ये भी आप याद रखो, के की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती, के हमेशा 1 से ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का ले लो नेचर में, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके अलावा कोई भी मीडियम हो, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, इसके अलावा जितने भी मीडियम है नेचर में सबके लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नोट था वो अब कितना हो चुका है? ई नोट अपॉन के। जैसे के की वैल्यू मान लो 10 है, सपोज करो 1 से ज्यादा है ना, तो 10 है मान लो, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो चुका है? ई नोट बाई 10, मतलब 10 टाइम्स कम हो गया। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया दोनों प्लेट्स के बीच में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम्स कम हो गई। सिग्मा थी पहले, सिग्मा अपॉन के हो चुकी है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू किसके बराबर है? सिग्मा बाई के। इसका मतलब के टाइम्स कम हो गई, के जो भी वैल्यू होगी के की, अगर 10 है तो 10 टाइम्स कम हो गई, अगर 50 है तो 50 टाइम्स कम हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? के टाइम्स डिक्रीज हो गया। ये दोनों बातें समझ में आई। अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था? E इंटू डी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से के टाइम्स कम है, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बाई के इंटू डी। अब बताओ ई नॉट इंटू डी किसके बराबर है? ई नॉट इंटू डी बराबर है वी नॉट के, मतलब शुरुआत में जो पोटेंशियल डिफरेंस था प्लेट्स के बीच में उसके बराबर है। तो अब इजीली आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है? के टाइम्स कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो तीन चीजें यहाँ पे कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। कौन कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई के टाइम्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया, और इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के टाइम्स कम हो गया। आया समझ में इतना? ठीक है, तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है इसका मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर V कम हो रहा है इसका मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी। अब कितनी बढ़ेगी वो देखो, उसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो V किसके बराबर है? ए नॉट इंटू डी अपॉन के। ये तो इसको समझने के लिए हमने वी नॉट बाई के लिखा था कि कितना कम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ये है। तो मैंने लिख दिया ई नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई के। ये जो के है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला के, तो ये आएगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या करूं? अब ई नॉट इंटू डी। अच्छा ई नॉट किसके बराबर है देख के बताओ? सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट के बराबर है इंटू डी। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए होता है। सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, ये जो सिग्मा है इसको मैं क्यू बाई ए लिख रहा हूं यहाँ पे, अपॉन में अपसाइलन नॉट भी है इंटू डी। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो, ये जो अपसाइलन नॉट ए है ये तो ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली के बचा ऊपर, ये चला गया ऊपर अपसाइलन नॉट ए, और अपॉन में क्या आ गया? डी। आया समझ में? तो अभी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या बन गया? के अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी। मतलब पहले जो कैपेसिटेंस कितना था?
कहाँ है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये रहा देखो, C इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन डी। अब वो कितना हो चुका है, अलग से लिख देता हूँ इसको मैं, वो हो चुका है C इक्वल टू K अपसाइलन नॉट A अपॉन डी हो चुका है। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो मैंने आपको बताया K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा, तो K की वैल्यू अगर 10 है तो पहले से कैपेसिटेंस 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले था अपसाइलन नॉट A अपॉन डी, अब है K अपसाइलन नॉट A अपॉन डी। इसका मतलब कैपेसिटेंस 10 टाइम्स बढ़ गया। तो जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में फिल करोगे, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो, सपोज करो 50 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, सीधा 50 गुना हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। ये कैपेसिटर 50 कैपेसिटर के बराबर काम करने लग जाएगा। तो फायदा हुआ ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से। दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से हमको दो बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें दोनों प्लेट्स को सेपरेट रखना होता है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी, सेपरेट रहेंगी। और दूसरा फायदा क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है, ये इसका बेनिफिट है। आया समझ में? ये इस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एक बार सीबीएसई बोर्ड में। ये वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना कैपेसिटेंस का विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में बताओ क्या होगा। तो पहले कैपेसिटेंस था C, इसको C नोट बोल दो, ठीक है, C नोट जो कि था अपसाइलन नोट A अपॉन डी। अभी कैपेसिटेंस कितना है C, जो कि K अपसाइलन नोट A अपॉन डी के बराबर है। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, तो इनमें रिलेशन क्या है दोनों में, पहले वाले कैपेसिटेंस में और अब जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, उसमें क्या रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो C है वो K C नोट के बराबर है। तो इससे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो, C अपॉन C नोट। यानी कि किसी भी कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ जो कैपेसिटेंस होता है और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस होता है, उनका जो रेशियो है वो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। आया समझ में?